नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। साथियों, आज हम बहुत ही एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, जिस पर ज़्यादातर हिंदी साहित्य से प्रश्न बनते रहते हैं। तो समझिएगा, आज का यह बिंदु है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और एक-एक बिंदु पर आप बहुत बारीकी से इस पर ध्यान देंगे। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है? इस पूरे तथ्य को आज हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा और न्यायालयों की भाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति में आप बात अगर आप करेंगे ना, तो उसमें इतना ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 343 से लेकर कितना, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ही बात की गई है। कहाँ-कहाँ? अनुच्छेद 343 से 351 तक बात की गई है, जिसमें संघ की भाषा पर संघ की भाषा बताई गई है, प्रादेशिक भाषा बताई गई है और न्यायालयों से संबंधित भाषा का भी उल्लेख किया गया है। तो आगे चलिए हम बात करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिएगा, पहली जो बात है, पहला अनुच्छेद इसमें जो दिया है 343 की बात कही गई है, जिसमें संघ की राजभाषा है ना? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत क्या है? संघ की राजभाषा। अब देखिएगा, संघ की राजभाषा से यह क्या तात्पर्य है कि संघ की राजभाषा हिंदी है ना? हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी को जो संघ की राजभाषा अर्थात संघ की राष्ट्रभाषा के बजाय हमारा राजभाषा का दर्जा हिंदी में दिया गया है संविधान में, है ना? राष्ट्रभाषा अगर पूछता है तो वो भी आप हिंदी कहेंगे, लेकिन संविधान में कहीं भी वर्णित राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में जो भी वर्णित है वो हमारी राजभाषा है हिंदी के रूप में। तो साथियों, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद 343 कहता है। क्या कहता है अनुच्छेद 343? कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और जो देवनागरी लिपि होगी। यह कहाँ, यह प्रश्न पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है कि संघ की राजभाषा हिंदी का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, या लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 343 के अंतर्गत। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, है ना? अंकों का जो रूप बताया गया है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यह भी 343 के अंतर्गत कहा गया है। देखिएगा, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, संविधान के प्रारंभ से, है ना? संविधान का जब प्रारंभ हुआ, संविधान का जब शुरुआत हुई, संविधान जब हमारा बना, उसके बाद संविधान के तहत जैसे ही हमारे राष्ट्र में कानून लागू हुआ, तब से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तो 15 वर्ष उसमें अगर जोड़ दें तो 65 हुआ। तो 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए, शासकीय प्रयोजनों का तात्पर्य क्या है? जो भी योजनाएं हैं शासन की, है ना? तो वो सभी योजनाएं, वो सभी प्रयोजन अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, है ना? क्योंकि आज आप लोग देखते हैं कि जो भी शासन से संबंधित हमारे पत्राचार और इन सभी की जो भी गतिविधियां और प्रयोजन होते हैं, वो सभी हमारे किस में होते हैं? अंग्रेजी में होते हैं ना? तो इसमें कहा गया है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, है ना, उन सभी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए पहले प्रयोग किया जाता जा रहा था, है ना? तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप हिंदी में, है ना, हिंदी में अगर आप करेंगे तो हिंदी में इतनी जल्दी नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों के, है ना, अधीन रहा, तो अंग्रेजों का अधीन रहा, तो सारा पत्राचार जो भी था अंग्रेजी में होता था, तो वो इतनी जल्दी हम प्रयोग में नहीं ला सकते थे। तो उन्होंने कहा कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक जो भी सभी शासकीय प्रयोजन होंगे वो अंग्रेजी भाषा में किए जाते रहेंगे, ऐसा कहा गया, है ना? साथियों, अगला देखते हैं हम यहाँ पर। देखिएगा, संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात सुनिएगा, संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा, विधि माने कानून द्वारा, अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का, है ना, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। कहने का मतलब यहाँ यही है कि संसद जो भी 15 वर्ष की अवधि के पश्चात जो भी आप करें, मतलब 1965 तक तो आप कर सकते हैं, उसके बाद आप अंग्रेजी भाषा या किसी
और आप भाषा में भी जो प्रयोजन करना चाहते हैं, तो आप उसको कानून के बद्ध क्या कर सकते हैं, उपबंधित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर लिखा गया, बताया गया या विनिर्दिष्ट अर्थात दिखाया गया, है ना? तो आप इस बात को समझ सकते हैं। देखिएगा, अब बात आती है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में क्या है समझिएगा। देखिए, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा के संबंध में आयोग है ना? राजभाषा के संबंध में एक आयोग है। 5 वर्ष के उपरांत उपराष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति का भी 10 वर्ष के उपरांत, है ना? कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि राजभाषा के संबंध में जो आयोग है और संसद की समिति है, उसका भी 5 वर्ष और 10 वर्ष के उपरांत आप अनुच्छेद 344 में, है ना, क्या कर सकते हैं, उपबंध अपने तैयार कर सकते हैं, अपना नया कानून लागू कर सकते हैं। ऐसा यह अनुच्छेद 344 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं 345, और हमने आपको क्या बताया शुरुआत में, 343 से 351 तक जो हम बात करते हैं वो हमारी हिंदी भाषा की होती है, या हम भाषा की बात करते हैं, ठीक है, संविधान में। तो बात आती है अब 345 की। 345 में क्या है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं 345 में। अनुच्छेद 345 में क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 345 में क्या है, या आपको ऐसे दिया जाता है, कूट करके दिया जाता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं को किन अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया है ना? तो इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं, 345, अनुच्छेद 346, 347, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, और पूछे भी गए हैं, है ना? तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं, है ना, उसमें वर्णित है। अगला है हमारा अनुच्छेद 346। देखिएगा, 346 में क्या है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। इसमें क्या है कि आप किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य के जो मध्य पत्राचार है, पत्र व्यवहार है, उसकी राजभाषा, या किसी राज्य से संघ के बीच की जो राजभाषा है, उसका पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा, इस तरीके से अनुच्छेद 346 में बताया गया है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 347 में क्या बताया गया है वो समझिएगा। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है। उपबंध किसमें है, अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा, जैसे किसी भी राज्य में कोई भी एक जनसंख्या क्षेत्र है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और उसमें कौन सी ज्यादा बोली जाती है, तो उस भाषा के संबंध में उपबंध दिए गए हैं 347 में। जैसे हम बात कहें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जैसे कहीं कहीं क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, कहीं कहीं ब्रज भाषा बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। ठीक है साथियों, अब जैसे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भी बोली जाती है ना, तो भोजपुरी का भी बहुत वृहद क्षेत्र है ना। तो इस तरीके से अनुच्छेद 347 में इन सभी भाषाओं का, बोलियों का क्या है, मतलब उपबंध और संबंध क्या है, दर्शाया गया। तो अगला है अनुच्छेद 348। देखिएगा, 348 में क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों, है ना, और आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा बताई गई है। किसमें, देखिए साथियों, इसमें अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद व राज्य विधानमंडल के विधेयकों और अधिनियमों आदि के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध है, वो हमारे 348 में है। तो आप समझिएगा, 348 में किसके हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल के विधेयकों और अधिनियमों की जो भाषा रहेगी, उस बात को बताया गया है अनुच्छेद 348 में। ठीक है बात साथियों, अगला देखिएगा, और अनुच्छेद हमारा 349 में क्या है, अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष मंजूरी दी गई है। किसमें, अनुच्छेद 349 में। अनुच्छेद 349 में क्या है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां हैं, और जो अधिनियमित करने के लिए विशेष मंजूरी उनको दी गई है, ऐसा हमारा अनुच्छेद 349 में है। अब राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता। समझिएगा, अगर आप राजभाषा संबंधी कोई विधेयक लाना चाहते हैं, विधेयक तैयार करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति की पहले से उस पर मंजूरी होगी, है ना, और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद मंजूरी दे सकेगा। तो पहले क्या करेगा, अगर आयोग चाहता है कि इसमें हम
राजभाषा संबंधी विधेयक तैयार करें, तो उसमें पहले तो राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी होनी चाहिए, और उसके बाद राष्ट्रपति पहले उनकी आयोग की सिफारिशों पर क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा, है ना? और उसके बाद वह मंजूरी दे सकेगा। तो बात आप समझ पाए होंगे 49 की, 349 की। अब देखिए साथियों, बात आती है अनुच्छेद 350 की। देखिएगा अनुच्छेद 350 में क्या है, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में, देखिए, है ना? अब जैसे कोई भी परेशानी आदि के निवारण के लिए कोई भी, है ना, अभ्यावेदन अगर तैयार किया जाता है, तो उसमें अगर आप कोई भी भाषा प्रयोग की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ बताया गया है कि कोई भी जाने वाली भाषा है, किसी भी भाषा में आप जहाँ पर अगर कोई परेशानी है तो उसमें आप समझ सकते हैं, है ना? तो उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, उस भाषा का आप निर्धारण कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, है ना? अब देखिएगा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाएं, है ना? आप समझ लीजिएगा, अब मातृभाषा की भी यहाँ सुविधा दी जा रही है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की सुविधा दी जा रही है 350 में, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, है ना? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक भाषाई विशेष अधिकारी क्या कर विशेष अधिकारी के लिए क्या की जाएगी, एक नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे 350 में क्या है, अगर कोई परेशानी है, कोई कारण है, कोई व्यथा है, उसके निवारण के हेतु आप किसी भी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, है ना? किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बात का जो भी आप बात करते हैं, तो वो अनुच्छेद 350 में हो रही है, ठीक है साथियों? तो 350 में क्या कहा गया कि किसी भी परेशानी के निवारण के लिए जो भी आप तैयार करेंगे भाषा के लिए, कुछ भी पत्राचार आदि जो भी आप नियम आप लागू करेंगे, तो किस भाषा में होनी चाहिए, वो बात आपको कही गई है। तो वो मातृभाषा में होनी चाहिए, और भी अगर अधिकारी से संबंधित कोई बात रहेगी तो वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा साथियों। देखिएगा अनुच्छेद 351 में क्या है, ये बात आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आप समझिएगा। देखिए, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, देखिएगा, संघ, अनुच्छेद 351 की बात कर रहा हूं साथियों, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों के आत्मसात करते हुए, और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें, है ना? संविधान की, अब बात आपको ये बात समझ में आई होगी साथियों, इसमें क्या कहा गया है, 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि जो हिंदी भाषा का प्रसार है, वो आप, हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति है, तो आप उसके लिए अन्य भाषाओं की शैलियाँ, है ना, प्रयुक्त कर सकते हैं, अन्य भाषाओं के शब्द भी एक अपनी किसी भी भाषा को सुनिश्चित करके उसमें डाल सकते हैं, उसको प्रयोग में ला सकते हैं, है ना? तो वह हमारी कर्तव्य है, संघ का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रसार करें, है ना? और क्या करें, उसके पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक हो वहाँ वांछनीय उसके शब्द भंडार के लिए भी क्या करें, मुख्यतः, है ना, संस्कृत और गौणता अन्य भाषाओं को भी ग्रहण कर सकते हैं किसी भी एक भाषा को आप बनाने के लिए, ठीक है साथियों? देखिए, अब हम यहाँ बात करेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है ना? कितनी, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो इन सूची में आरंभ में 14 भाषाएं थी, याद रखिएगा, हमारे जब संविधान लागू हुआ तो उसमें हमारी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। तो उसमें से कौन कौन सी हमारी 14 भाषाएं थी, ये बात आप समझिएगा। देखिए, पहले हमारी असमिया, है ना, असमिया, बंगाल या बांग्ला, गुजराती, है ना, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, अब देखिएगा, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये हमारी 14 भाषाएं थीं जो शुरुआत में हमारे संविधान में वर्णित थीं। लेकिन धीरे धीरे 22 भाषाएं हमारे संविधान में हिंदी की जुड़ी हैं। तो देखिएगा, हिंदी भी जुड़ी है। अब देखिए, बाद में शामिल की गई भाषाएं कब कब हैं, तो आपको यहाँ बताया गया है, समझिएगा। देखिए, बाद में कब कब जुड़ी, 15 में, 15वां है, मतलब 14 भाषाएं ये हैं। 15वीं भाषा सिंधी हमारी जुड़ी,
21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जुड़ी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जुड़ी, तो सिंधी भाषा जुड़ी। अगला हमारी 16वीं भाषा जो है कोंकणी भाषा है, वो 71वें संविधान संशोधन में जुड़ी है। 71वें संविधान संशोधन 1992 में। कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 में हमारी कोंकणी भाषा। अगली है मणिपुरी। मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन 1992 में, और नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992 में। तो 3 जो भाषाएं थी हमारी, कौन कौन सी? 16वीं, 17वीं और 18वीं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई संविधान में। ठीक है साथियों, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली, ये हमारी 3 कब जोड़ी गई हैं? ये जोड़ी गई है 92 में 71वें संविधान संशोधन में, और 15वीं जो है हमारी सिंधी भाषा, वो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। अब बात आती है साथियों, 18 तो ये हो गई, अब 4 भाषाएं हमारी 2003 में जोड़ी गई। 4 भाषाएं हमारी 2003 में जोड़ी गई हैं, वो समझिएगा। पहली इसमें से कौन सी है? बोडो 92 संविधान संशोधन 2003, डोगरी 92 संविधान संशोधन 2003, मैथिली 92 संविधान संशोधन 2003, और हमारी संथाली भी 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई है साथियों। तो 4 भाषाएं हमारी ये, 18 वो, तो ये 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली कब कब जोड़ी गई हैं? ये 2003 में। और कौन से संविधान संशोधन? 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई हैं साथियों। और हमारी 71वें में कौन सी जोड़ी गई हैं? 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये हमारी 3 1992 में जोड़ी गई हैं 71वें संविधान संशोधन के तहत। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92 संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ी गई हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं, देखिएगा, इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई है ना। अब देखिए, विशेष एक है, समझिएगा। मैथिली आदिकाल से ही अपनी साहित्यिक समृद्धि तथा बोली की मिठास के कारण मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है ना। 8वीं अनुसूची में शामिल यह हिंदी की एकमात्र बोली है ना। जो हमारी मैथिली बोली है, वो हिंदी की बोली है, वो 8वीं अनुसूची में क्या है? शामिल है। अब देखिएगा, एक बात यहाँ पर भोजपुरी पर दी गई है, वो समझिएगा। देखिए, भोजपुरी हिंदी भाषा की सबसे समृद्ध बोली है। हिंदी भाषा की सबसे समृद्ध बोली भोजपुरी इसलिए क्योंकि देखिए साथियों, जनता द्वारा प्रयोग किए जाने की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। हमारे पूर्वांचल या पूरब के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो हमारी भाषा है, वो बोली है जो, वो भोजपुरी है। फिल्म निर्माण की दृष्टि से भी यह बोली सबसे संपन्न है, किंतु भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया है। और जितनी भी हमारी ये भाषा है, वो 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो साथियों, आप याद रखिएगा, इन 22 भाषाओं में भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, बेशक हिंदी भाषा की ये समृद्ध बोली हो। अब देखिए, एक नोट है, इसको समझिएगा। देखिएगा साथियों, नोट क्या है? अंग्रेजी चूंकि विदेशी भाषा है, किंतु फिर भी यह भारत की राजभाषा हिंदी के समानांतर राजकाज की भाषा में प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये राजकाज की भाषा में, शासन में ये प्रयोग की जाने वाली हमारी क्या है? भाषा है अंग्रेजी। लेकिन यह अंग्रेजी हमारी विदेशी भाषा होने के कारण इसमें क्या है? इसको 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है ना। प्रयुक्त तो हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन इसको 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों, अब हम एक ट्रिक है जो आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप अगर याद कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें आप 22 भाषाओं को एक साथ याद कर सकते हैं। देखिएगा, ये भी मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मैंने कहा आपको लोग भी बता दिया जाए। देखिए, बाबड़े मामा काका सांस, बाबड़े मामा काका सांस उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। कौन कौन? बाबड़े मामा काका सांस उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। यह एक वाक्य है, इस वाक्य से आप 22 भाषाओं को समझ सकते हैं। कौन से? बाबड़े मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। देखिएगा, बाबड़े में बा से बांग्ला, बा से बोडो और अड़े से डोगरी, माँ से मलयालम और मामा के दूसरे माँ से मराठी। उसी तरीके से काका से कन्नड़ और काका से कश्मीर, है ना। सास में सा से संस्कृत और सा से संथाली, उस से उर्दू और सा से सिंधी, गु से गुजरात, पा से पंजाब, ता से तमिल, मणि से मणिपुरी, को से कोंकणी,
आस से असमिया, है ना? और आसमान में ना से नेपाली, में से मैथिली और उड़ा से उड़ीसा या उड़िया और हैं और ता से ते है ना उड़ाते, ते से तेलुगु और हैं से हिंदी। तो ये हमारी 22 भाषाएँ हैं, वो इस वाक्य से आप पूरी याद कर सकते हैं। बावड़े मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। तो साथियों और देखिए हमारी जो 2003 92वें संविधान संशोधन के तहत जो 4 भाषाएँ जोड़ी गई हैं, कौन-कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 भाषाओं के लिए भी आप एक हमारा मैथ में एक सूत्र होता है बोर्ड-मास, हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इन सब का, है ना? कैलकुलेशन करने के लिए, सिम्प्लीफिकेशन करने के लिए, तो उसका देखिए बोर्ड-मास, ठीक है? बोर्ड-मास में देखिए बीओ, बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली और एस से संथाली। बोर्ड-मास से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीओ, बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली और एस से संथाली। तो इसको भी ऐसे याद आप कर सकते हैं। 2003 में जो हमारी 92 संविधान संशोधन विधेयक लागू हुआ, तो वो इन भाषाएँ को जोड़ा गया। तो आप साथियों इस हमारे हिंदी जो भाषा है और संविधान या संवैधानिक उसकी स्थिति क्या है, संविधान में उसकी स्थिति क्या है, उस बात को आज हमने बहुत ही बारीकी से समझाने का आपको प्रयास किया। तो साथियों इस तरीके के कई रोचक वीडियो हम आपको आगे लाते रहेंगे। तो साथियों आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें यदि आप पसंद कर रहे हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं। और अगर आप इससे संबंधित वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ अगर चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।